सरकारी नौकरी हमारे देश में ये सिर्फ एक जॉब नहीं, एक इमोशन है ना? खासकर वहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही सिस्टम जिसका काम आपकी मेहनत और योग्यता को जज करना है, वही एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए। तो आज के इस विश्लेषण में हम एग्जैक्टली इसी बारे में बात करेंगे। हम डीप डाइव करने वाले हैं वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम के अंदर। इसे भारत के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग प्रशासनिक घोटाला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज हम इस सिस्टेमिक हाइस्ट की पूरी एनाटॉमी समझेंगे कि कैसे मेरिट को बिल्कुल साइड करके एक मल्टी लेयर्ड रैकेट चलाया गया। 50 करोड़ रुपए, जरा इस आंकड़े को इमेजिन कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जुलाई 2022 में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने छापेमारी की तो इतना कैश बरामद हुआ था। और सच कहूं तो पैसों का ये पहाड़ इस घोटाले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। इस एक आंकड़े ने तुरंत पूरे देश का ध्यान इस स्कैम की तरफ खींच लिया, क्योंकि इसने साफ कर दिया था कि ये करप्शन कितने मैसिव स्केल पर ऑपरेट कर रहा था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को हम स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। आज के हमारे इस रोड मैप में 5 मेन पॉइंट्स हैं। 1. द 50 करोड़ बस्ट। 2. एनाटॉमी ऑफ द स्कैम। 3. मास्टरमाइंड्स एंड मिडलमैन। 4. द मैसिव ह्यूमन टोल। और आखिर में 5. जस्टिस एंड सिस्टेमिक रिफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द 50 करोड़ बस। देखते हैं कि शुरुआती खुलासे में आखिर क्या सामने आया। जब ईडी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री की एक करीबी सहयोगी के यहाँ रेड की तो जो मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। सिर्फ 50 करोड़ कैश ही नहीं, वहां से कई किलो सोना और बहुत ही हाई एंड प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। लेकिन जो जानकारी सच में परेशान करने वाली थी वो था इनका रेट कार्ड। एक आम टीचर की पोस्ट के लिए रिश्वत 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक चल रही थी। ये आंकड़े बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि इस पूरे रैकेट के पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, मैसिव फाइनेंशियल लालच। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा रैकेट पनपा कैसे? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक लाभ, जो एक ह्यूज डिमांड से आ रहा था। देखिए, एक ऐसे स्टेट में जहां प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सीमित है, वहां एक सिक्योर सरकारी नौकरी की डिमांड कितनी ज्यादा होती है ये हम सब जानते हैं। और बस इसी डेस्परेशन का फायदा उठाया गया। एक सिक्योर फ्यूचर देने के नाम पर सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स को जानबूझकर कमजोर किया गया ताकि पैसा बनाया जा सके। बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एनाटॉमी ऑफ द स्कैम। एक मेरिट बेस्ड डेटाबेस को आखिर अंदर से हैक कैसे किया गया? आइए इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं। इस पूरे हाइस्ट का सबसे शातिर तरीका थी एक एडवाइजरी कमेटी। नाम सुनने में तो काफी ऑफिशियल लगता है, राइट? पर एक्चुअली में ये एक शैडो स्ट्रक्चर था, एक ऐसी समिति जो पर्दे के पीछे से काम कर रही थी। आरोप है कि इस कमेटी ने एसएससी के कानूनी दायरे से बिल्कुल बाहर जाकर इल्लीगल हायरिंग्स को अंजाम दिया। इन्होंने सारी पावर कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित कर ली, जिससे इंटरनल ऑडिट्स और लीगल ओवरसाइट को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं कि चीटिंग का ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता था। इसे 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, एक कैंडिडेट एग्जाम में फेल हो जाता है या बहुत कम मार्क्स लाता है। स्टेप 2, वो जानबूझकर एक खाली ओएमआर शीट जमा करता है या फिर डिजिटली ओएमआर को ऑल्टर किया जाता है। स्टेप 3, सिस्टम के अंदर बैठे लोग उस खाली शीट में सही आंसर्स भर देते हैं या सिस्टम में मार्क्स बढ़ा देते हैं। और आखिरी स्टेप 4, बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इन अयोग्य कैंडिडेट्स के लिए फर्जी रिकमेंडेशन लेटर्स इशू कर देते हैं। इस तरह से जिन लोगों ने पैसा दिया वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए और जो सच में काबिल थे वो बाहर रह गए। आते हैं तीसरे सेक्शन पर, मास्टरमाइंड्स और मिडलमैन। आखिर वो कौन लोग थे जो इतने बड़े स्केल पर इस सिस्टम को चला रहे थे? यहाँ हम किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में ना पड़ते हुए स्ट्रिक्टली सेंट्रल एजेंसी की फाइंडिंग्स पर फोकस करेंगे। इस लिस्ट में आप उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी का नाम देख सकते हैं। इसके अलावा टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जैसे प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के मानिक भट्टाचार्य, WSSC चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य और WBSE चेयरमैन कैलियनमोय गंगोपाध्याय इसमें शामिल हैं। अगर इनका करंट स्टेटस देखें तो 2026 के आंकड़ों के हिसाब से ये सभी अरेस्ट के बाद अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। ये साफ दिखाता है कि करप्शन की जड़ें एक्चुअली टॉप मैनेजमेंट तक फैली हुई थीं।
और बात सिर्फ अरेस्ट तक नहीं रुकी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन मुख्य आरोपियों की 163 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और एसेट्स जब्त किए हैं। एजेंसीज लगातार इन पैसों का निशान ट्रैक कर रही हैं, जो अलग अलग शेल कंपनीज के जरिए छुपाया गया था। ये फाइनेंशियल क्रैकडाउन बहुत जरूरी था ताकि इस करप्शन नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, द मैसिव ह्यूमन टोल। रकम और प्रॉपर्टीज के आंकड़ों से आगे बढ़कर इस स्कैम ने रियल लाइफ में आम लोगों पर क्या इम्पैक्ट डाला, अब उसे समझते हैं। 25,000 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लगभग इतनी ही जॉब्स कैंसिल कर दी गई। सोचिए, एक ही झटके में हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और मानवीय संकट था। इस घोटाले ने दरअसल मिडिल क्लास और ग्रामीण युवाओं के सपनों को तोड़कर रख दिया। जिनके हक मारे गए थे, उन जॉब सीकर्स ने सैकड़ों दिनों तक सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। अब खुद सोचिए, जब रिश्वत से नौकरी मिलने लगे तो डिग्रीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की वैल्यू ही क्या रह जाती है। और एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि टीचर्स के बीच एक सोशल डिवाइड बन गया, एलिजिबल और इनएलिजिबल टीचर्स के बीच। इसने पूरे प्रोफेशन पर एक सवालिया निशान लगा दिया। अगर हम इसे बड़े दायरे में समझें तो मेरिट बेस्ड और ब्राइब बेस्ड एलोकेशन का फर्क बिल्कुल साफ है। जब हायरिंग मेरिट पे होती है तो ह्यूमन कैपिटल और प्रोडक्टिविटी प्रिजर्व होती है, लेकिन जब ब्राइब यानी रिश्वत के जोर पर अनक्वालिफाइड लोगों को एजुकेशन जैसे क्रूशल सेक्टर में डाल दिया जाता है तो इसका नतीजा लॉन्ग टर्म सिस्टेमिक डिक्लाइन होता है। खराब टीचिंग सिर्फ एक क्लास को नहीं बल्कि पूरी फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट करती है। तो आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, जस्टिस एंड सिस्टेमिक रिफॉर्म। देखते हैं कि जस्टिस का सफर कैसा रहा और फ्यूचर के लिए क्या नए कदम उठाए गए। इस पूरे स्कैंडल का टाइमलाइन काफी लंबा और जटिल रहा है। कहानी शुरू होती है 2014-2016 के बीच, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया। फिर सालों की लीगल फाइट्स और प्रोटेस्ट के बाद जुलाई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों पर ईडी रेड्स हुई और सब कुछ पब्लिक के सामने आ गया। उसके बाद 2024-25 में हमने 25,000 से ज्यादा नौकरियों का मास टर्मिनेशन देखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। और आज 2026 में कानूनी कार्रवाई अभी भी चल रही है और कोर्ट्स ने नए सिरे से ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आगे चलकर कभी ऐसा सिस्टमैटिक फेलियर ना हो, इसके लिए कुछ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और डिजिटल सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन काउंसलिंग। उसके अलावा ब्लॉकचेन और सिक्योर डिजिटल OMR इवैल्यूएशन का इस्तेमाल, ताकि डेटा मैनिपुलेशन ना हो सके। साथ ही पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का डिसेंट्रलाइजेशन और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स की शुरुआत। इन सभी बदलावों का एक ही मकसद है, अनशैडो कमिटीज का पावर हमेशा के लिए खत्म करना और सिस्टम पर पब्लिक का ट्रस्ट वापस लाना। और इसी के साथ हम एक बहुत ही डीप और ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे ब्लॉकचेन और डिजिटल सेफगार्ड्स नया स्टैंडर्ड बन रहे हैं, क्या ये तकनीकी दीवारें वाकई में काफ़ी होंगी? क्या ये इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को इंसानी लालच से हमेशा के लिए बचा पाएंगे? क्योंकि आखिर में सिस्टम कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, उसे चलाने वाले तो इंसान ही होते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट स्कैंडल की बारीकियां समझ आई होंगी। मिलेंगे आपसे अगली बार।